हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। आज का वीडियो दूसरा वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। इसी में और एक क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति इस देश के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है। भारत की भौगोलिक स्थिति इस देश के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे वातावरण, जलवायु, तो ये सबसे क्या प्रभाव पड़ता है भारत को, भारत में इस सब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, जलवायु आदि ने यहाँ के सभ्यता, संस्कृति व इतिहास को प्रभावित किया है। इसका बिंदुवार वर्णन निम्नलिखित है, यानी इसका निम्नलिखित वर्णन है। जैसे नंबर 1, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा। जो विदेश के लोग जब यहाँ पर आक्रमण किए, यहाँ पर आने लगते थे, तो उन लोगों को यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु उन लोगों को प्रभावित नहीं होने देता था। उन लोग बीमार पड़ जाते थे, उन लोग यहाँ मतलब कि उन लोगों को एक प्रकार से अच्छा नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा हुआ। भारत की शांति व समृद्धि के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी कारण से यह हमेशा विदेशियों के लिए आकर्षण व महत्वाकांक्षा का केंद्र रहा है। सिकंदर जैसे कई विदेशी योद्धा ने इस कुदुष्टि से आक्रमण किया, लेकिन भारत की प्राकृतिक सीमाओं से यह देश हमेशा सुरक्षित रहा है। पहला पॉइंट। फिर क्या है कि भारत आत्मनिर्भरता है, भारत आत्मनिर्भर है। भारत की क्षेत्र विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने इसे आत्मनिर्भर बनाया है। प्रकृति की उदारता के लिए जीवन कटुतापूर्ण संघर्ष से मुक्त रहा है। इस स्थिति ने यहाँ के निवासियों में उच्च नैतिक गुणों को विकसित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह देश उत्तरोत्तर विकास करता रहा, यह देश इसलिए विकास होता रहा। पॉइंट नंबर 3, भौगोलिक विविधता का प्रभाव। यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है, यहाँ का जो भौगोलिक है, विभिन्न प्रकार का प्रभाव है। यहाँ की जलवायु की विविधता से लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। सिंधु गंगा के मैदान में सरल जीवन यापन की स्थिति ने बौद्धिक विकास तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहित किया। तो दूसरी ओर राजस्थान के थार मरुस्थल में संघर्षपूर्ण जीवन ने राजपूतों को युद्ध प्रिय साहसी बनाया। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से जहाँ पर सरल जीवन यापन कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ संघर्षपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं, जिसमें साहसी आप हो सकते हैं, आप युद्ध प्रिय भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि एक राष्ट्र की भावना पर प्रहार। एक राष्ट्र की भावना पर प्रहार। भारत की भौगोलिक विविधता ने इस देश में प्रजातीय विभिन्नताओं को जन्म दिया। इस कारण से यहाँ कई प्रकार की संस्कृतियाँ एक साथ पली बढ़ी। विविध संस्कृतियों के प्रभाव ने राष्ट्रीयता की भावना को पनपने ही नहीं दिया। इस कारण ने भारत का इतिहास पर काफ़ी उथल पुथल का काल रहा है। पॉइंट नंबर 5, क्षेत्र की भावना। अब क्षेत्र की भावना क्या है कि भारत एक विशाल देश है, भारत एक अखंड देश है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन भौगोलिक विविधता के कारण इसमें विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, गंगा द्वीप, बंगाल, असम, गुजरात, कलिंग, दक्कन, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि में भौगोलिक पृथकता देखी जाती है। इस पृथकता के कारण स्थानीय भावना का विकास हुआ, जिसने सांस्कृतिक विविधता के साथ क्षेत्रीयता की भावना को पलने दिया। पॉइंट नंबर 6, आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव।
प्रायद्वीप भौगोलिक संरचना ने भारत को विशाल समुद्र तट उपहार स्वरूप दिया है। इससे विदेशी व्यापार में काफ़ी सहायता मिली। दूर दूर देशों से भारत का व्यापारिक संपर्क बढ़ा, जिसकी वजह से दूसरे देशों में भी व्यापारिक संपर्क बढ़ गया। पॉइंट नंबर 27 क्या है कि आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन की सरलता के कारण भारतीयों में दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रमुखता से विकास हुआ। इससे भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति और उदासीनता का जन्म हुआ। पॉइंट आगे है कि उपनिवेश का स्वरूप। दीर्घ समुद्र तट होने पर भी भारत एक शक्तिशाली अनुशाक्ति और उपनिवेशिक साम्राज्य निर्माता नहीं बन सका, क्योंकि इससे पश्चिमी और पूर्वी तट विदेशी राज्यों अफ्रीका, पश्चिम एशिया, पूर्वी द्वीप समूह, मलाया, कंबोज आदि से 700 मील दूर पर स्थित है। इस कारण से लंबी समुद्र यात्रा संकटपूर्ण तथा विशाल सेना के लिए व्यवहारिक थी। अतः दक्षिणी भारत के किसी शासक की महत्वाकांक्षा समुद्र पर नहीं देखती थी, बल्कि उनकी महत्वाकांक्षाएं स्थल भाग तक ही सीमित रही। पॉइंट नंबर 9, पृथकता का दुष्प्रभाव। प्रकृति ने यद्यपि भारत को पृथक इकाई के रूप में निर्मित किया है, लेकिन यह पृथकता पूर्ण रूप से अभेद नहीं थी। उत्तर पश्चिम के दरों को आक्रमणकारी सरलता से पार कर सकते थे। इससे मध्य एशिया की कई अर्धसभ्य जातियां शक, पल्लव, कुषाण, हूण आदि ने भारत में प्रवेश किया। मध्यकाल में अब और तुर्क जातियों ने भारत पर आक्रमण किया। अतः भारत की भौगोलिक विविधता ने यहाँ के इतिहास को बहुत ही प्रभावित किया है। तो ये हम लोग का प्राचीन भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डालें। एक तो ये है। दूसरा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। या फिर प्राचीन भारत के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। यानी यहाँ कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। यानी ये चारों क्वेश्चन एक ही बात कर रहा है कि पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डालें। जो पुरातात्विक जो उत्खनन से या पुराने जो पाषाण काल से जो चीज़ें चलते आ रहा है, उन सब चीज़ों से भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालना है। हमें उससे पता करना है कि भारत की स्थिति उस वक्त क्या था। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्ति सामग्रियाँ, मुद्रा, स्मारक, अभिलेख आदि महत्वपूर्ण है। ये वैसे स्रोत हैं जिनके आधार पर निष्पक्ष और सही इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। जो उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ यानी खोदने से कौन कौन सामग्रियाँ मिली है, कौन कौन चीज़ें मिली है। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से कई ऐतिहासिक सत्यों, सिंधु घाटी सभ्यता से ही ले लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का पता चला है। इस तरह ऐतिहासिक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ यानी उत्खनन से कौन कौन चीज़ें मिली है और कहाँ से उत्खनन से मिली है। विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से कई ऐतिहासिक सत्यों का पता चला है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, नवाले आदि की खुदाई से प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का पता चला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कि ये जो सभ्यता ये सभ्यता के बारे में जो पता चलता है वो पुरातात्विक स्रोत से ही पता चलता है। इसी तरह पाटलिपुत्र, राजगिरी, चंपानगरी, वैशाली, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा,
हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि की खुदाई से कई रहस्यों का पता चला है। विभिन्न स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप उस खास जगह के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ा है। अब आता है अभिलेख। अभिलेखों से क्या क्या पता चलता है? अभिलेख भी इतिहास निर्माण के सिलसिले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई तरह के हैं: स्तंभलेख, शिलालेख, गुफालेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख, मूर्तिलेख आदि। अभिलेखों में सबसे प्राचीन मुद्रा अभिलेख मिले हैं। कहाँ से मिला? जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः वे इतिहास की रचना में प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं करते हैं, क्योंकि जो उस पर लिखा हुआ है एक सिक्का प्रकार मिला है, तो उस सिक्का में क्या लिखा है हमारे इतिहासकार आज तक उसको नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। 1839 ईस्वी में प्रिंसेप ने अशोक के एक अभिलेख को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक के स्तंभ अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा वे उसके राज्य की सीमा तथा नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। उसके अभिलेखों के अलावा हेलिओडोरस का विदिशा स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का स्तंभलेख तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख विभिन्न राजाओं के काल की घटना पर समुचित प्रकाश डालते हैं। शिलालेखों में अशोक के शिलालेख, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। गुफा लेखों में अशोक के बराबर गुफालेख ऐतिहासिक सामग्रियों से भरे हैं। मूर्ति लेखों में बौद्ध और जैन मूर्तिकारों की मूर्तियों पर लिखे लेखों से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिली है। ताम्र लेखों का उपयोग दान और पारितोषिक देने वाले अपनी उपलब्धियों को अस्थायी बनाने के लिए करते थे। गुप्त काल के राजाओं के ताम्रपत्र काफ़ी संख्या में मिले हैं, जिनसे देने वाले राजा के नाम, वंश, ओहदे का पता चलता है। भारत से बाहर आकर भी कुछ अभिलेख पाए गए हैं, जिनमें एशिया माइनर से प्राप्त बोग्जोकोई अभिलेख में वैदिककालीन देवताओं का वर्णन मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिलेख इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। अब आता है जरा सा मुद्रा। मुद्राएं क्या है कि मुद्राओं से विभिन्न कालों के आर्थिक इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। राजाओं के काल निर्धारण, उनके साम्राज्य की सीमा की जानकारी भी हमें मुद्राओं से मिलती है। अब तक मिली मुद्राओं में पंचमाग्ध कॉइन्स या आहत सिक्के भी सबसे प्राचीन है तथा ये संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बैक्ट्रियन, ग्रीक, शक, पहलव एवं कुषाणों के सिक्के काफ़ी संख्या में मिले हैं तथा इनसे विभिन्न राजवंशों, साम्राज्य विस्तार और धार्मिक अवस्था की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा से यह जाहिर होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। विक्रमादित्य की एक मुद्रा उसके पश्चिमी विजय की ओर इशारा करती है। इस तरह सिक्के इतिहास निर्माण में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं।